दरिया तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा तेजी से फैलने लगा है। लकड़ी के खंभों पर बचे कुचे बल्ब जल उठे हैं, जैसे तितलियां पर फैलाए खड़ी हों। मगर चट्टान तक पहुंचते पहुंचते बिजली चली जाती है। खपरैल के छप्पर से एक लालटेन लटका दी गई है, जिसकी रोशनी में लोग साए की तरह हरकत करते नजर आ रहे हैं। दरिया का किनारा सुनसान पड़ा है। आज बहुत देर इंतजार के बाद शहर की तरफ से एक रिक्शा आती नजर आती है, मगर उसमें सवारियां हैं। मैं उसके खाली वापस लौटने का इंतजार करता हूँ। काफी देर हो जाती है, मगर वो नहीं लौटती। अंधेरा हो जाने के बाद इस तरफ रिक्शा वाले आना नहीं चाहते या बिल्कुल कम आते हैं। मजबूरन मैं रेत पर उतर कर चलने लगता हूँ। दरिया रात के वक्त तेजी से चलते हुए पार नहीं किया जा सकता। आपको एहतियात से कदम रखना पड़ता है। कोई पत्थर या सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा या किसी जानवर की हड्डी का ढांचा या बचा हुआ हिस्सा आपके पैरों को जख्मी कर सकता है। मैं रुक रुक कर रिक्शा की वापसी का इंतजार भी कर रहा हूँ, मगर यह अजीब मामला है। आमतौर पर लौटते वक्त रिक्शा वाले इतनी देर नहीं लगाते। उन्हें इस वक्त शहर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती, इसलिए इसके बावजूद कि वो आने जाने का किराया लिए बगैर इस तरफ नहीं आते, वो किसी भी तरह की सवारी को खोना नहीं चाहते। जाहिर है वो मुझे खोना नहीं चाहेगा, मगर काफी देर हो चुकी है। हो सकता है रिक्शा वाला इधर का ही हो, तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि पैदल ही दरिया को पार करूं। ये पहली बार नहीं है। मैं इससे पहले भी अंधेरे में दरिया को पार कर चुका हूं। ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। चलते हुए मैं देख रहा हूँ आसमान में तारे निकल आए हैं, जबकि दरिया पार शहर अंधेरे में डूब चुका है। बिजली मेरे सामने ही गई है। अब उसे लौटने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे या ज्यादा भी लग सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद मैं पानी की पहली पट्टी के किनारे पहुंच गया हूँ। ये दरिया का दरमियानी हिस्सा है। इसके बाद ऐसी ही 2 और धाराएं मिलती हैं। मैं पानी के किनारे एड़ियों के बल बैठकर जूते उतार रहा हूँ। जब मैं महसूस करता हूँ कि कोई मुझे पीछे से बुला रहा है, मैं बैठे बैठे सर पीछे की तरफ मोड़ कर देखता हूँ। पहले पहल तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक आदमी का हियोला तैरता हुआ सामने आने लगता है, जिसके सर के ऊपर दूर कहीं से एक सुर्ख रोशनी चमक रही है। शायद उसके होठों के दरमियान एक सिगरेट जल रहा है। वो मुझसे 15 कदम के फासले पर रुक गया है। इसी दरमियान मैं अपने दोनों जूते और मोजे उतार कर खड़ा हो चुका हूँ। हमेशा की तरह मैंने मोजे जूतों के अंदर उड़स दिए हैं। मैं कह रहा था, किसी ने इस बेचारे रिक्शा वाले की हवा निकाल दी। सिगरेट पीने वाले की आवाज आती है। ये तो आपके लिए बहुत बुरा हुआ। आपको पता होना चाहिए, रात के वक्त यहाँ बहुत बुरे लोग घूमते हैं। मुझे पता है। मैं हमेशा इस वक्त दरिया से गुजरता आ रहा हूँ। मैं चिल्ला कर कहता हूँ। एक वकील की हैसियत से मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, मगर मैं अपने हवास खोना नहीं चाहता, जो आपको नहीं करना चाहिए। उसने शायद सिगरेट को होठों से निकालकर उसकी राख झाड़ी थी, क्योंकि अंधेरे में चिंगारियां उड़कर रह गई हैं। वो कुछ और कदम आगे बढ़ आया है, मगर अब भी वो मेरे लिए एक हियोले से ज्यादा नहीं है, जिसके नाक कान नहीं होते। मेरा ख्याल है वो भी मुझे इसी तरह देख रहा होगा। मैं एक वकील हूँ। मैं कहता हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? शहर की तरफ जा रहे हो? यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। मुझे एक रोबदार आवाज सुनाई देती है। मुझे अपने दाहिने बाएं पानी के किनारे और भी कई इंसानी हियोलों की मौजूदगी का एहसास होता है। शायद मेरे लिए अब करने के लिए एक ही काम रह गया है। मैं जूते फेंक कर पानी के अंदर भागने के बारे में सोचूं, मगर भागने के बजाय मैं पानी पर धीरे धीरे चलने लगता हूँ। मुझे पता है कि अंधेरे में पानी के अंदर दौड़ नहीं लगाई जा सकती। आपने ऐसी कोई कोशिश की तो आप मुलायम रेत में अपना तवाजुन खो सकते हैं। मुझे पानी में अपने पैरों के छपाके की आवाज के साथ साथ पीछे से लोगों के पैरों की छप छप सुनाई दे रही है। मुझे पता है इस जगह पानी कहीं पर भी टखनों और पिंडलियों से ज्यादा गहरा नहीं है, मगर एक आध गड्ढे भी अचानक आ सकते हैं, जो तेजी से चलने वाले को गिरा सकते हैं। अगर उनका इरादा नेक नहीं है तो वो यकीनन मुझे पकड़ लेंगे। दूसरा किनारा यहाँ से बहुत दूर है, मगर उनके ताकुब में कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे वो लोग भी दरिया पार जा रहे हों। आखिरकार मैं रुक जाता हूँ और अपनी सांस दुरुस्त करते हुए मुड़कर उन लोगों की तरफ देखता हूँ। सारे हियोले अपनी जगह रुक गए हैं। आपने खामखा हम लोगों को थका दिया। सिगरेट वाला हियोला सिगरेट पानी पर फेंक देता है। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? और इस वक्त जबकि हम सब पानी पर खड़े हैं,
मैं अपनी कलाई से घड़ी खोलकर उसे हाथ से लटकाकर दूसरे हाथ से हिप पॉकेट से बटुआ निकाल लेता हूँ। इस वक्त मेरे पास बस यही घड़ी और बटुआ है। इसमें कुछ 500-600 रुपए होंगे। तुम इन्हें ले जा सकते हो। नहीं, सोने की एक अंगूठी भी है। मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। मैं उंगली से सोने की अंगूठी उतारने लगता हूँ। कोई जोर से हंसा था। ले लो, इन्हें ले लो। मैं अपने दोनों हाथ सामने की तरफ फैला देता हूँ। सारे हियोले अपनी जगह चुप खड़े हैं, जैसे कुछ सोच रहे हों। ये तो जाहिर है कि वो लुटेरे नहीं हैं। तुम लोग जो कोई भी हो, मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। क्या हम रोशनी में चलकर बात नहीं कर सकते? रोशनी? मुझे दूसरी बार हंसने की आवाज सुनाई देती है। रोशनी की किसे जरूरत है? मैं महसूस करता हूं कि वो धीरे धीरे अपना घेरा तंग करते जा रहे हैं। अब मैं उन लोगों के बीच खड़ा हूं। मुझे उनकी सांसों की तेज आवाज सुनाई दे रही है। एक दो पैर पानी में जगह बदलने के सबब छप छप की आवाज भी पैदा कर रहे हैं, जो रात के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही है। कुछ कुछ चेहरों के खुतूत नजर आने लगे हैं, मगर बिल्कुल धुंधले। अजीब मंजर है। पानी पर चंद इंसानी हियोले खड़े हैं, आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं, और दरिया पार पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी को इससे क्या लेना कि दरिया के बीचों बीच मेरे साथ कौन सा वाकया पेश आने वाला है। तो ठीक है, मैं हथियार डालते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता हूँ। हम यही बात करते हैं। हाँ, बात करने के लिए ये जगह ठीक है। एक हियोले ने हाथ उठाकर अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया है, मगर वो शायद मेरे पीछे किसी को इशारा कर रहा था। मैं मुड़कर अपने पीछे देखने की कोशिश करता हूँ, जब मेरी आंखों में तारे नाच उठते हैं और मैं अपने सर की पुष्ट को दोनों हाथों से थाम कर घुटनों के बल पानी में बैठ जाता हूँ, और जबकि पानी मेरे पांचों के अंदर से होता हुआ मेरी पतलून के अंदर भरता जा रहा है, मैं महसूस करता हूं कि मेरे सर पर किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया गया है। खोपड़ी को थामे हुए मेरी उंगलियों पर खून की गर्मी जाग उठी है, जो उनकी पोरों से बहता हुआ मेरी कलाई में उतर रहा है। एक हाथ से सर को थामे हुए दूसरे हाथ की मदद से मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं, जब मेरी पीठ और कंधों पर लगातार चोटें पड़ने लगती हैं। मगर इन सब के बावजूद मैं किसी न किसी तरह उठकर खड़ा हो जाता हूं, जब कोई मुझे पीछे से शायद अपने जूते से धक्का देता है और मैं मुंह के बल पानी में जा गिरता हूँ। ठंडे पानी में गौते लगाते हुए मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, जब किसी ने मेरी एक टांग पकड़ ली है और मुझे घसीटता हुआ पानी से बाहर ले जा रहा है। मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है, जिसमें तारे गड़मड़ हो रहे हैं। पेशानी से खून बह बहकर मेरी आंखों के अंदर दाखिल हो चुका है। पानी के ऊपर सर उठाए रखने की कोशिश में मेरा सर बार बार पानी के अंदर डूब रहा है। पानी रेत के साथ मेरे हलक के अंदर जा रहा है। मेरी दोनों टांगों और कंधों से नाकाबिले बर्दाश्त टीसें उभर रही हैं, जैसे वहां पर शिरियाने खुल गई हों। मैं किनारे लाकर छोड़ दिया गया हूं। अब मेरे ऊपर खड़े लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। उनके दरमियान कोई बहस छिड़ गई है। उंगलियों से आंखों को साफ करते हुए मैं देखने की कोशिश करता हूं, मगर या तो मेरी आंखों की रोशनी खो गई है या अंधेरा गहरा हो गया है। मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, जब मेरे ऊपर कोई झुकता है और मेरे चेहरे पर थूक का छपाका फैल जाता है। एक पल के लिए मेरी आंखों में एक चेहरा चमक उठता है। नादिर! यह आवाज मेरे अंदर ही गूंज कर दम तोड़ देती है। मैं अपना हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर हियोला पीछे हट जाता है। अंधेरा मेरी आंखों में पूरी तरह भर चुका है। एक बार फिर मेरे बाजुओं और पैरों पर चोटें पड़ने लगती हैं। मुझे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। दर्द की जाकाह लहरों से मेरा सर चकरा रहा है। मेरे दोनों कानों में सीटियां बज रही हैं। कोई मुझे मेरे बालों से खींचते हुए एक बार फिर पानी के अंदर ले जा रहा है। एक अजियतनाक टीस के साथ मैं जाग उठा हूँ। मेरे ऊपर तारों से ढका आसमान है, जिसके नीचे पानी के किनारे मैं रेत पर नंगा लेटा हुआ हूँ। मेरे जिस्म पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं। मेरी पीठ और कूल्हे बर्फ हो रहे हैं। मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। इतनी बड़ी कायनात और मैं एक नंगा इंसान। मैं हाथ सर पर ले जाकर देखता हूँ। मेरे सर पर कोई जख्म नहीं है। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ और यह देखकर मुझे हैरानी होती है कि मेरे दोनों पैर सलामत हैं, मगर मेरे कपड़े। मेरे सामने दरिया वीरान पड़ा है। मेरी पुष्ट पर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि सामने की तरफ बढ़ता जाऊं, दरिया के उस पार पहुंचने की कोशिश करूं जहां मेरा घर है। मेरे लड़खड़ाते पैरों को रेत का सहारा नहीं मिलता।
मैं ज्यादा दूर जा भी नहीं पाता और रेत पर बैठकर अपनी नाक की सीध में ताकने लगता हूँ। मेरे सिवा दूर तक कोई इंसानी हियोला नहीं, कोई रोशनी नहीं कि मैं मदद के लिए पुकार सकूं। पानी की लकीरें मुख्तलिफ फासलों पर चमक रही हैं। मैं दोबारा चलने की कोशिश करता हूँ। रेत मेरे तलवों के नीचे चरमराते हुए मेरे रगों पे में समा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा वजूद इस रेत से भरता जा रहा हो और किसी भी वक्त ये मेरे कानों और नथनों से बाहर आना शुरू कर देगी। आसमान में एक गैर मामूली तौर पर बड़ा चांद काफी नीचे आकर चमक रहा है। ये चांद इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसके नीचे से बाहर निकल पाऊंगा भी। मगर ये एक अजीब चांद है। इसकी रोशनी जमीन से आसमान तक फैली होने के बावजूद खुद इसकी सतह बेरौनक है। ये शायद आसमान में फैली हुई उसकी तेज रोशनी का असर है कि तारे मांद पड़ गए हैं और कोई बहुत ही धुंधली मगर जानदार चीज उनके पसमंजर में हिल रही है। बहुत गौर से देखने पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, मगर मैं जब भी देखना बंद करता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अरबों मछलियां अपनी मुनहनी आंखों से मेरी तरफ ताक रही हूँ। क्या ये दूर उफ्तादा सितारों की मुख्तियार ली हुई रोशनी है जो करीब के सितारों से टकराकर मुझ तक आ रही है और मैं उन्हें इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि अचानक मेरे हवास गैर फितरी तौर पर तेज हो गए हैं। मुझे ये सारा कुछ अजीब सा लग रहा है और इस वक्त जबकि मैं सरतापा नंगा चल रहा हूँ, जाने क्यों मुझे अपने नंगेपन का एहसास नहीं होता। काश, मैं खुद से कहता हूँ, मैं जल्द चीनी कोठी तक पहुंच जाऊं। चीनी कोठी, मैं हैरानी से सोच रहा हूँ, मैं किसी चीनी कोठी तक कैसे पहुंच सकता हूँ और मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। मुझे तो अपने घर जाना है, मगर ये दरिया कितना फैल गया है। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, फिर मैंने आज तक इसे देखा क्यों नहीं। मगर शायद मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि इन सब बातों को न सोचते हुए या फिर शायद इन्हें सोचते हुए चलता रहूं। चीनी कोठी, किसी भी सूरत में मुझे उसे ढूंढ निकालना होगा। इस तारीख कायनात में वो मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके आसपास ही मेरा घर है। रेत चांदनी की चादर ओढ़े सो रही है। मुझे नहीं मालूम मैंने कितना फासला तय किया होगा। जगह जगह आग के सियाह निशान नजर आने लगे हैं। शायद इधर लोग पिकनिक मनाने आते होंगे या फिर हो सकता है कि इस जगह मुर्दे जलाए जाते हों। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं शमशान घाट के आसपास ही कहीं पर हूँ। इसके साथ ही मुझे अपने पैरों के नीचे गीलेपन का एहसास होने लगता है और मैं देखता हूँ मैं मरघट की सीढ़ी पर नंगा खड़ा हूँ, रेत और कीचड़ से लिथड़ा हुआ। मरघट से कुछ फासले पर रेत पर कोई मुर्दा पूरी तरह जल चुका है क्योंकि लोग हांडी से पानी उंडेलते हुए चिता की आग बुझा रहे हैं। आखिरकार चिता बुझ जाती है, हांडी तोड़ दी जाती है। इसके साथ ही वो लोग चारपाई तोड़कर नदी के किनारे किनारे चले जाते हैं। मैं घाट की सीढ़ी पर अकेला बैठा उन्हें हियोलों में तब्दील होते हुए देख रहा हूँ। कितना वक्त गुजर गया होगा, ये हियोले अब भी नजर क्यों आ रहे हैं जैसे वो उफुक पर जाकर पेड़ पौधों की तरह ठहर गए हों। मुझे घर लौटना चाहिए। अब मुझे अपने नंगेपन का एहसास होने लगा है। ये ठीक है कि शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, मगर चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। मुझे किसी ऐसे रास्ते की तलाश करनी होगी जहां लोगों की नजर मेरे नंगे जिस्म पर न पड़े। शायद मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि चांद के ढल जाने का इंतजार करूं। आखिर वो हमेशा के लिए आसमान पर रुक तो नहीं सकता। अगर मुझे घर पहुंचना है तो रात को तारीख होना ही है और तब घाट पर नंगे बैठे बैठे मुझे चीनी कोठी के पीछे के जंगल की याद आती है। शायद मेरे पास अब यही एक रास्ता बचा है जहां से मैं लोगों को नजर आए बगैर घर के करीब पहुंच सकता हूं। और इसे सोचने को अभी एक सेकंड भी नहीं गुजरा है कि मैं देखता हूं मैं जंगल में चल रहा हूं और मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे हैं। एक पेड़ की निचली शाख पर जुगनू पत्तों पर रेंग रहे हैं। मुझे पेड़ों की एक कतार नजर आती है जिसके जीरी हिस्से रोशन है। मेरे खुदा, क्या चीनी कोठी मेरी रहनुमाई कर रही है? मैं इन दरख्तों के नीचे चलते हुए क्या सही रास्ते पर हूँ? पेड़ घने हो गए हैं। चांद ऊपर आसमान पर बहुत बुलंदी पर चला गया है और छोटा हो गया है, जैसे बर्फ की तरह पिघलता जा रहा हो। मेरे पैर के तलवों पर कांटों और तिनकों का कोई असर नहीं है, जबकि ये खिजा का मौसम है जब जंगल इस तरह की चीजों से भर जाया करते हैं। मैं इस जंगल में कभी दाखिल नहीं हुआ और आज जब मैं इसमें दाखिल हुआ हूँ तो बिल्कुल तन्हा हूँ, तन्हा और नंगा। जाने इन सब चीजों का खात्मा चीनी कोठी पर होगा या किसी और जगह पर। काफी देर हो चुकी है, मेरे पैर शल हो रहे हैं।
मैं जिंदगी में पहली बार नंगे पांव चल रहा हूँ। रेत तक तो ये किसी हद तक ठीक ठाक था, मगर अब मैं एक जंगल के अंदर हूँ जिसकी जमीन पर सांप बिच्छुओं की बहुतायत है। धीरे धीरे मेरे अंदर चलने की ताकत कम होने लगी है। मेरे दोनों पैर लरजने लगे हैं। अब मेरे तलवों में कांटों और पत्थरों ने चुभना शुरू कर दिया है। झाड़ियों और कांटों पर गिरते पड़ते हुए मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं। और जबकि मेरे अंदर ये तब्दीलियां आ रही हैं, अचानक मुझे अपने आसपास लोगों का एहसास होने लगता है। बहुत सारी लालटेनें मेरे सामने से गुजरने लगी हैं। ये चीनी हैं जो मेरी ही तरह नंगे हैं। इन्होंने लालटेनें थाम रखी हैं। वो बिल्कुल मेरे सामने से गुजरे जा रहे हैं, मगर मेरी तरफ नहीं देखते। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। कुछ देर तक चलते रहने के बाद मुझे एहसास होता है कि हम एक दायरे में चल रहे हैं और बार बार एक ही जगह लौट आते हैं, और शायद अब मैं इस दायरे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि शुरू में इस दायरे के इख्तिताम पर होते हुए भी अब इसका न कोई आगाज है न खात्मा। धीरे धीरे दायरे की रफ्तार बढ़ने लगती है और फिर बढ़ते बढ़ते एक भंवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लालटेनों ने तनों, पत्तों और झाड़ियों को लहका दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे वो भी हमारे साथ चक्कर लगा रहे हों। मेरे खुदा, क्या मैं इन आत्माओं के साथ एक दायमी गर्दिश का हिस्सा बन चुका हूँ? मैं इस दायरे से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर बार दायरा मुझे वापस अपने अंदर खींच लेता है। आखिरकार मेरे पास कोई चारा नहीं रहता कि रुक जाऊं, लेकिन अब रुकना मेरे बस में नहीं है। हम इसी तरह गर्दिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरा सर चकराने लगता है। मुझे लगता है मैं जमीन पर गिरने वाला हूँ और मेरी चीख निकल जाती है। मेरे चारों तरफ तेज सफेद रोशनी हो रही है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ, सर से पांव तक पट्टियों से जकड़ा हुआ, पसीने से तरबतर लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। लोग दूसरे बिस्तरों से मेरी तरफ ताक रहे हैं। ज्यादातर चेहरों में ऑक्सीजन के मास्क लगे हैं। तमाम जिस्म साकित हैं। मुझे कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे किसी दूसरे सैयारे पर लोग बातें कर रहे हों। धीरे धीरे ये आवाजें करीब आने लगती हैं। 2 नर्सें दिखाई देती हैं। एक मुझ पर झुककर मेरा ऑक्सीजन का मास्क ठीक करती है। उसकी नाक काफी चौड़ी है। हमारी आंखें मिलती हैं। थैंक गॉड, आखिरकार आप होश में आ गए। मैं आईसीयू वार्ड में भर्ती हूँ। मैं यहाँ पिछले 15 दिनों से बेहोश पड़ा था। मेरा बहुत सारा खून बह चुका था। एक पांव और दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई थी। ऑक्सीजन का मास्क हटने में और भी कुछ दिन लग जाएंगे। दूसरे दिन मुफस्सल थाने का इंचार्ज मुझसे मिलने आता है। वो मुझे बताता है कि मैं दरिया के बीचों बीच रात भर पानी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे जिस्म से एक एक कपड़ा उतार लिया गया था। इंस्पेक्टर ने शुबे के तौर पर उस लड़की के बाप को, जिसने अदालत की कार्रवाई के दौरान मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, और उसके चंद रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। मुझे इस खबर से तकलीफ पहुंचती है। मेरे बयान की बुनियाद पर वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। मैं नादिर के बारे में पुलिस को बता देता हूँ। मैं दूसरे लोगों को पहचान ना पाया था। नर्स इंस्पेक्टर को बातें करने से मना करती है। तीसरे दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी सुधर चुकी है जब वो दोबारा आ धमकता है। इस बार मैं उसे तफसील से पूरा वाकया बयान करता हूँ। आपको पूरा यकीन है आपने लड़के को मौके वारदात पर देखा था? आपने कहा वहां घुप अंधेरा था। वो अपने कागज से पेंसिल उठाकर मेरी तरफ देखता है। हाँ, मगर जिन्हें आप पहले से जानते हैं उन्हें अंधेरे में भी पहचानना मुमकिन होता है। मैं जख्मी पड़ा था, मगर इतना होश था मुझे कि उसे पहचान सकूं। उसने मेरे चेहरे पर थूका था। उसकी नफरत की कोई खास वजह? उसकी माँ मेरी मौक्किल है। उसकी जायदाद के बहुत सारे मुकदमे मेरे पास हैं। लड़का समझता है मेरे और उसकी माँ के दरमियान किसी किस्म के नाजायज ताल्लुकात हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंचार्ज की आंखों से लग रहा है इस नाजायज ताल्लुक का उसे पूरा यकीन है। उफ, हमारे तासुबात! हम कितनी जल्द अपनी सोच के गुलाम हो जाते हैं। वो एक बेवा औरत है, मैं उकता कर कहता हूँ। अब इसे पब्लिक में मत फैला दीजिएगा। बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है। एक नई मुसीबत उसके सर पर आ जाएगी। उसके रिश्तेदार यही तो चाहते हैं। मगर मुकदमा चलेगा तो हमले का मोटिवेशन तो सामने आएगा ही। वो कहता है, लोगों को तो धीरे धीरे इस बात का इल्म होना ही है सर। ये देखना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। मैं कहता हूँ, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? बस मैं तो यूं ही कह रहा था सर। वो झेप कर कहता है, यूं ही कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सही फर्द का नाम बता दिया है। थोड़ी सख्ती से पेश आओगे तो बाकी के लोगों के बारे में तुम्हें लड़के से जानकारी मिल जाएगी। रही मोटिवेशन, तो उसे ढूंढना तुम्हारा काम है।
और आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं जितना जानता हूँ मैंने बता दिया है। बाकी तुम TI परेड करवा लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं और कुछ नहीं कह सकता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अस्पताल से 1 माह के बाद घर लौटा हूँ। जाड़ा अपने उरूज पर है। घर के बरामदे और दीवारें सर्द हो रही हैं। मैंने अपनी ख्वाबगाह में एक नया हीटर लगवाया है। एक नर्स की जाती खिदमात भी हासिल की हैं। घर लौटकर मुझे घर कुछ ज्यादा खामोश और वीरान नजर आ रहा है। शुरू शुरू में मीर नर्स को अच्छी नजरों से नहीं देखता, मगर फिर वो उसे कबूल कर लेता है। अभी मैं बैसाखी के सहारे मुश्किल से चंद ही कदम चल पाता हूँ। नर्स एक खामोश औरत है जो सिंदूर नुमाया तौर पर लगाती है। उसे मुझसे सच्ची हमदर्दी है। शायद वो इस घर से हैरान है जहाँ कोई औरत नहीं रहती। घर के मालिक से लेकर नौकर चाकर तक सारे के सारे मर्द हैं। उसने पहली नजर में मीर को पसंद कर लिया है और अपने छोटे भाई की तरह उसके साथ पेश आने लगी है। आप बहुत कम उम्र के थे जब आपकी माँ चल बसी थी। एक दिन वो अपनी खामोशी तोड़ती है और तब मुझे पता चलता है कि वो एक बातूनी औरत है। नहीं, मेरे पैदा होने के फौरन बाद मेरे वालिदैन के दरमियान किसी तरह का झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों तमाम उम्र अलग रहे। होश संभालने के बाद मैंने कभी माँ को नहीं देखा। आप अपने वालिदैन की अकेली औलाद हैं? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं मैं काफी मिन्नत समाजत के बाद पैदा हुआ था। इस घर को एक औरत की सख्त जरूरत है, वो मुस्कुराकर कहती है। वो मेरे मना करने के बावजूद मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही है, जिसकी ऊन के लिए उसने मीर से पैसा लिया है, जबकि स्वेटर मुकम्मल होने तक जाड़ा जा चुका होगा, या हो सकता है मैं ही उसकी खिदमत से छुटकारा हासिल कर लूं। मैंने अपने दादा जान की भारी भरकम आराम कुर्सी को दालान में लगवा दिया है, जिस पर बैठा मैं धूप खाया करता हूँ और अपने उजड़े हुए बाग की तरफ ताकता रहता हूँ। मैं कुछ खास मौक्किलों से इस जगह मिलने भी लगा हूँ। अभी तक मेरे हाथ और पैरों के पलस्तर खुले नहीं हैं, जिसके सबब मुझे अपने हर काम के लिए नर्स का सहारा लेना पड़ता है। हज्जाम हर रोज आकर मेरी शेफ बना जाता है। वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। उसकी एक आंख में मोतियाबिंद है, मगर अब कुछ किया नहीं जा सकता। उसकी आंख की नसें सूख चुकी हैं। उसकी पीठ काफी नीचे झुकी हुई है। कामना हैरत से उसे काम करते देखा करती है। वो कैसे अब भी कैंची संभाल लेता है, वो हैरत से पूछती है। तुमने देखा होगा, उस्तरा थामते वक्त वो दूसरे हाथ से अपना सारा बोझ मेरी जिल्द पर डाल देता है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, रही उसकी बीनाई तो अब इस काम के लिए उसे किसी बीनाई की जरूरत नहीं पड़ती। उस्तरा थामते ही उसकी उंगलियां खुद ब खुद चलने लगती हैं। वो सारी जिंदगी यही काम करता आया है। वैसे उसकी एक आंख सलामत है। आप चाहें तो मैं आपकी शेफ बना दिया करूंगी। मेरा मतलब है, मैं उसकी नौकरी लेना नहीं चाहती। आप उसकी उजरत दे दिया करें। नहीं नहीं, वो मेरे दादा के जमाने का आदमी है, मैं उसे ना नहीं कह सकता। वो जब तक जिंदा है ये घर उसका है, और फिर मुझे डर है वो मुफ्त में कभी काम नहीं करना चाहेगा। ये पुराने लोग बड़े गयूर होते हैं, इनके अपने कुछ उसूल होते हैं। इस घर में हर चीज पर पुराने दिनों का कब्जा है, कामना कहती है, और पाई बाग की तरफ इशारा करती है। इतना बड़ा बाग और इसकी रखवाली के लिए कोई भी नहीं है। हमारा माली कई साल पहले गुजर चुका है, मैं कहता हूँ। आप कभी नए आदमी के बारे में नहीं सोचते? नहीं, मैं कहता हूँ। बात यह है कि मुझे इस तरह के उजड़े हुए बाग पसंद है, जहाँ पेड़ पौधे खुद से उगाए हों, आजादी के साथ जीते हों और किसी कुल्हाड़ी का एहसान लिए बगैर मर जाते हों। तुम्हें नहीं मालूम मीर को इस बाग से छेड़छाड़ करने से मना करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। वो एक अच्छा बागबान है। जेल से वो बहुत कुछ सीख कर आया है, मगर ये बात अब उसकी समझ में आ चुकी है। तो अपने इस बागबानी के शौक को पूरा करने के लिए उसने छत पर फूल के गमलों का ढेर लगा दिया है। मैं देख सकती हूँ, बाग में बहुत सारे पेड़ कब के मर खप चुके, मगर अपनी जगह खड़े हैं। हर बगान को इस तरह के पेड़ों की जरूरत होती है। एक दिन कामना लंच के बाद धूप में टेरेस पर खड़ी है। जब मैं उसकी मांग की तरफ इशारा करता हूँ, बहुत प्यार करती हो अपने शौहर से? इतना ढेर सारा सिंदूर मैंने बहुत कम औरतों को लगाते देखा है। वो मेरे लिए एक लाजमी चीज है, कामना कहती है, और मैं चौंक पड़ता हूँ। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक जरूरत की चीज है। हम एक जरूरत के तहत एक दूसरे के साथ रहते हैं। और तुम्हारे बच्चे? एक लड़का है, बड़ा होकर अलग हो चुका है। तुम्हें अपने शौहर से प्यार नहीं? जिंदगी में प्यार का होना जरूरी तो नहीं। कामना स्वेटर को अपने से थोड़ा दूर ले जाकर उसकी डिजाइन का जायजा लेती है। हमें इस दुनिया में कुछ वक्त ही तो गुजारना है, एक दूसरे को सहारा देना है। आदमी बाकी का झंझट क्यों मोल ले?
हम इस जिंदगी से मुतमईन हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जिंदगी में प्यार का होना जरूरी नहीं। कैसे एक आदमी दूसरे के साथ सारी उम्र गुजार सकता है बगैर प्यार किए या बगैर नफरत किए, सिर्फ एक दूसरे की जरूरत की खातिर? इंसानी जिंदगी कितनी लंबी है, जानवरों तक में कुछ न कुछ मामला आ जाता है, हम तो इंसान हैं। जिंदगी में इससे अच्छा इंतजाम और कुछ नहीं हो सकता। आप आजमा कर देख सकते हैं। वो शरारत से मुस्कुरा रही है। सिर्फ अपने काम से काम रखना और अगले दिन का इंतजार करना। अगर खुशकिस्मती से वो दिन आ जाए, और ये सोचना कि हमारे दरमियान सिर्फ एक पेशा वराना वफादारी है, न कि ख्वाम खां के जज्बाती मामलात। इससे न सिर्फ मुश्किलात पैदा नहीं होती बल्कि बहुत सारी मुश्किलों का हल निकल आता है। किसी के मरने के बाद आंसू नहीं बहाने पड़ते, और अगर बहाना पड़े तो आंसुओं की मिकदार सही रहती है। और तुम्हारा लड़का, मैं शशदर होकर उसकी तरफ देख रहा हूं। तुम उसे किस तरह देखती हो? उससे मेरा खून का रिश्ता है, और खून लफ्जों का मोहताज नहीं होता। वो अपनी बात इनके बगैर ही कह डालता है। तुम्हें पता है मेरा ये हाल कैसे हुआ? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। आप बता सकते हैं। उसने अपनी नजरें सलाइयों की हरकत पर रखी हुई थी, जैसे उसे मेरी बात से दिलचस्पी है भी और नहीं भी। मेरी एक मौक्किल के लड़के को शुबा हो गया था कि मेरे और उसकी माँ के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। उसने मुझ पर हमला करवाया था। प्यार का नतीजा। अगर वो अपनी माँ से पागलपन की हद तक प्यार न करता तो ये बेवकूफाना कदम न उठाता। हम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह करते हैं कि उन्हें ख्वामख्वाह के जज्बाती इंसान बना देते हैं। तुम्हें यकीन है तुम्हारा लड़का ये कदम न उठाता? शायद वो भी यही करता, वो कहती है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ, अब वो हमारे साथ नहीं रहता। उसका अपना घर बार है, बीवी बच्चे हैं। हम दूर रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम एक गैर मामूली औरत हो कामना। मैं चीनी कोठी की तरफ इशारा करता हूँ, जिसकी सिलेटी छत डूबते सूरज की रोशनी में चमक उठी है। इस कोठी को देख रही हो? मैं बचपन से इस घर के अंदर दाखिल होने की चाह लिए घूम रहा हूँ, मगर कभी दाखिल होने की हिम्मत जुटा ना पाया। उस औरत की तरह जिसके लिए मेरे अंदर शदीद बेचैनी होते हुए भी मैं उससे दूर रहने पर मजबूर हूँ। शायद आपके लिए यही सही है। वो चीनी कोठी की छत पर लायानी नजर डालती है। मैंने महसूस किया है कि आपके अंदर चीजों तक पहुंचने की बहुत तड़प है, लेकिन आपके लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि उस चीज तक कभी ना पहुंचे, वरना आपका सारा ख्वाब टूट जाएगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जो ख्वाब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप कभी इस कोठी में दाखिल होने की कोशिश ना करें, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगी। मैं हैरत और एहतराम के साथ कामना की तरफ ताक रहा था। आह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ। हाँ, यह औरत पूरी जिंदगी मेरे साथ रही है, एक साए की तरह, मेरी पुष्ट पनाही करते हुए, मेरे कानों में सरगोशी करते हुए। और हैरत की बात है कि मैं आज इसे देख रहा हूँ। तुम इस शहर में कब से हो? तुम इस शहर की नहीं लगती। हमें यहाँ आए कई बरस हो गए हैं। आपने ठीक कहा, हम इस शहर के नहीं हैं। हम यहाँ किराए पर रहते हैं। वो कहती है। हम मशरकी पाकिस्तान से हिजरत करके आए हुए लोग हैं, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। अभी हाल ही में हमने शहर से बाहर एक छोटी सी जमीन खरीदी है। मेरे शौहर का उसमें शहद की मक्खियों की काश्त करने का इरादा है। उन्होंने अभी से बक्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारा शौहर, वो क्या चीज है? वो हस्ती है। हिंदुस्तान हिजरत करने से पहले वो एक अच्छे शायर थे। पद्मा नदी से गुजरने के बाद अचानक उनकी शायरी मर गई। वो हाल में एक हाट चौधरी के तौर पर रिटायर हुए हैं, और अब हर वक्त शहद की मक्खियों के बारे में सोचते रहते हैं। फिर तो तुम दोनों के दरमियान उम्र का काफी फासला होगा। काफी। वो स्वेटर तेजी से बुनने लगी है। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट खेल रही है। मैं 13 साल की थी, शायरी की दीवानी, एक जज्बाती बंगाली लड़की, जब वो मुझे मशरकी पाकिस्तान से भगाकर लाया था। मैं उसकी कविता की दीवानी थी। मुझे क्या पता था कि आखिर में मुझे एक कवि की जगह एक हाट चौधरी से काम चलाना पड़ेगा। एक बात पूछूं? मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम उसके साथ अपनी जिनसी जिंदगी से खुश हो? क्या मैं इस बात का जवाब देने पर मजबूर हूँ? नहीं। शुक्रिया। वो उठकर खड़ी हो गई है। उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ रही है। हे भगवान, मैंने तो आपका स्वेटर पूरा कर लिया। क्या वाकई? मैं बैंगनी रंग के कार्डिगन को हाथ में लेकर हैरत से उसका जायजा ले रहा था। कितनी तेजी से तुमने इसे मुकम्मल कर लिया है कामना। मैं तो इस जाड़े में भी इसे पहन सकता हूँ। बिल्कुल। मैं दिन रात और किस लिए मेहनत कर रही थी। वो उठकर मेरे पीछे आन खड़ी होती है और मुझे कार्डिगन पहनने में मदद देती है। अभी इसमें आखिरी टांके और बटन लगने बाकी हैं। साइज तो ठीक आया है। आपके सिलसिले में मेरा काम पूरा हो गया।
मैं कार्डिगन उतार लेती हूँ। सोमवार को आपके पलस्तर कटने वाले हैं, 1-2 दिन और, फिर आपको किसी नर्स की जरूरत ना होगी। मेरी जरूरत को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं बाघ की तरफ बेचारगी से ताकते हुए आह भरता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ देर बाद मेरी कमीज और बनियान उतार कर कामना मेरी मालिश करने लगती है। आराम कुर्सी पर पड़े पड़े उसके मुलायम हाथों को महसूस करते हुए जो मेरी पुश्त पर रेंग रहे हैं, मुझे झपकी आ जाती है और मैं खुद को एक जंगल के अंदर पाता हूँ। ये चीनी कोठी के पीछे का जंगल है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। सूरज अभी डूबा नहीं है, मगर जंगल में अंधेरा फैलने लगा है। तुम्हें लगता है हमें इस वक्त यहाँ आना चाहिए था? सिकंदर मेरे कान में सरगोशी करता है। वो हमेशा इन हालात में पहला आदमी होता है जो अपने अंदेशे का इजहार करता है। हमारा शशमाही इम्तिहान खत्म हो चुका है, हमें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी गई है। हमारे पास हर तरह के फालतू कामों के लिए काफी वक्त है। क्यों नहीं, मैं कहता हूँ। क्या तुम्हें इस जगह से डर लगता है? आज चीनी कोठी में बहुत सारी गाड़ियां आई हुई हैं। चीनी कोठी का राज खोलने का यही सही वक्त है। ऊपर दरख्तों की शाखें आपस में गडमड हो रही हैं। उनके बीच से आसमान कुछ ज्यादा ही नीला नजर आ रहा है। तनों के दरमियान नीम अंधेरे में एहतियात से कदम रखते हुए हमें इस बात का एहसास है कि पिछले हफ्ते की बारिश के सबब यहाँ की जमीन काफी मुलायम हो चुकी होगी। शायद उसमें हर तरह के हशरातुल अर्ज जाग चुके होंगे। जाड़ा धीरे धीरे करीब आ रहा है। ये खिजा का मौसम नहीं, मगर ढलानों पर खड़े दरख्तों के पत्ते गिर चुके हैं। इंसानी आबादी के नुक्ता नजर से ही नहीं, बल्कि नबातात के मामले में भी ये दुनिया काफी खलतमल्त हो चुकी है। इंसानों की तरह बहुत सारे पेड़ पौधे इस मुल्क की मिट्टी के लिए अजनबी हैं। उनका अपना पतझड़ और बहार का मौसम है। एक जगह झाड़ियों के बीच रास्ता किसी सांप की केचली की तरह खुलता चला गया है। चारों तरफ छाई खामोशी से ऐसा लग रहा है जैसे हम जिस कायनात में थे वहां आवाज की तख्लीक की ही नहीं गई थी, और जबकि हमने खुद भी अपनी सांस रोक रखी थी, हमें नुकरई घंटियों की आवाज सुनाई दे जाती है। हमारे सामने एक बिल्ली पत्तों के एक ढेर पर कूदी थी। वो चारों पैरों पर खड़ी है, उसकी दुम रऊनत के साथ ऊपर उठी हुई है, आंखें जल रही हैं। वो किसी चीनी की आत्मा है। अमजद एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। बिल्ली फुर्ती के साथ कूद कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है, जैसे वो पहले से इसके लिए तैयार हो। शाखों और टहनियों पर से होते हुए वो नजरों से गायब तो हो जाती है, मगर जहां जहां से गुजरती है सरसराते पत्ते उसकी निशानदही कर रहे हैं। आखिरकार उसका हियोला एक ऊंची शाख पर दिखाई देता है। वो वहां पर चुपचाप बैठी हमारी तरफ ताक रही है। ये सारा मामला बड़ा बेतुका है। बहुत देर तक भटकते हुए हम चीनी कोठी के अकबी मैदान में निकल आए हैं, जहां अंधेरा उतर चुका है। सूरज जाने अपना सारा सोना लेकर कब उफुक के पार चला गया है। आज ये जगह कुछ ज्यादा ही मनहूस लग रही है, जैसे अभी अभी जमीन फट पड़ेगी और कोई ड्रैगन आग उगलता हुआ बाहर निकल आएगा। खुद चीनी कोठी का अकबी फाटक किसी बच्चे की पेंसिल से बनाया हुआ लग रहा है। फाटक बाहर की तरफ थोड़ा खुला हुआ है, अंदर काफी तेज रोशनी हो रही है, जिसके हाले के बाहर की चीजें अंधेरे में डूबती जा रही हैं। हवा में चमड़े की बदबू है। यही सही वक्त है। सिकंदर पलटकर मेरे कानों में सरगोशी करता है। चीनी कोठी का राज जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हैरत से उसकी तरफ देखता हूँ, और इससे लापरवाह कि ये वो सिकंदर नहीं जो हर मामले में अपने तरद्दुदात का इजहार किया करता था, हाथ बढ़ाकर फाटक को मजीद खोल देता हूँ। अंदर लॉन में एक छोटा सा गंदा तालाब है, जिसमें शायद चमड़े धोए जाते होंगे। तालाब के चारों तरफ लकड़ी के खंभों पर चीनी लालटेनें जल रही हैं। यहाँ से चीनी कोठी की 2 मंजिला इमारत काफी ऊंची नजर आ रही है। चीनी इन लालटेनों के जरिए अपनी आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। अमजद की सरगोशी सुनाई देती है। उसके अंदर का चौकस इंसान फिर से जाग उठा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चीनी कोठी में ऊपर की मंजिल पर कोई बांसुरी पर नगमा अलाप रहा है। एक जगह जमीन पर एक पेट्रोमैक्स रखी है, जिसकी रोशनी में एक ताबूत चमक रहा है। इसका ढक्कन आधा खुला हुआ है। हमारे अंदर ताबूत के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने हाथ बढ़ाकर पेट्रोमैक्स उठा लिया है जब मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। मैं मुड़कर देखता हूँ। बहुत सारे चीनी बड़ी बड़ी आस्तीनों वाले चमकीले लिबास पहने कतार से खड़े हमारी तरफ ताक रहे हैं। उनकी अबाएं और बाल हवा में उड़ रहे हैं। यकायक वो हवा में उड़ते हुए हमारी तरफ आने लगते हैं। पेट्रोमैक्स मेरे हाथ से छूट जाता है
اور میں چیخ مار کر جاگ اٹھتا ہوں۔ میں ٹیرس پر آرام کرسی میں لیٹا ہوا ہوں، میرا سارا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کامنا کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے، اس کی انگلیوں سے مالش کے تیل کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے کوئی برا سپنا دیکھا ہے؟ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ شاید، میں کہتا ہوں۔ وہ تولیے سے میرا چہرہ صاف کرنے لگتی ہے۔ میں اسے کیسے بتا سکتا ہوں کہ ایک ہی خواب تھا جسے ساری زندگی بدل بدل کر میں دیکھتا آ رہا تھا۔